वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इसी तरह से प्यार और स्नेह बनाए रखिएगा। इतना प्यार दिया आपने इस चैनल पे, स्पेशली जो आपने एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन की जो प्लेलिस्ट पे जितना प्यार बरसाया, उसी तरह से जो है आने वाले वीडियोस पे जो है अपना प्यार बरसाते रहिएगा। आज का जो मेन टॉपिक है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, आरबीआई से रिलेटेड बहुत सारे डाउट होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। आज इस वीडियो में जो है वो सारे क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद में आरबीआई से रिलेटेड जो है आपके जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं उनका सॉल्यूशन जो है इस वीडियो में जो है आपको मिल चुका होगा। इसलिए आपको कभी भी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जो है आप ज़रूर करके जाइएगा इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद में। चलिए स्टार्ट करते हैं आरबीआई के बारे में जानना। तो सबसे पहले जो है हम आरबीआई की फुल फॉर्म, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आरबीआई की जो फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई जो है इसको हिंदी के अंदर बोला जाता है भारतीय रिजर्व बैंक। बहुत शांति से इसको समझने का प्रयास करना। देखिए, हम आरबीआई की फुल फॉर्म समझ चुके हैं। दूसरा, आरबीआई को बैंकर्स बैंक बोला जाता है, यानी कि इसको क्या बोला जाता है, बैंकों का बैंक। कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बैंकर्स बैंक या बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो क्या होगा, वो हमारा आरबीआई होगा। आरबीआई को इसके अलावा अन्य नाम से जानते हैं, भारत का केंद्रीय बैंक, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज आरबीआई। भारत का केंद्रीय जो बैंक है, भारत का केंद्रीय जो बैंक है, ये किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है आरबीआई को। यहाँ पर आपके तीन चीज़ें हो चुकी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी फुल फॉर्म आप देख चुके हैं। आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। भारत का केंद्रीय जो बैंक है वो कहा जाता है आरबीआई को। अगर इसकी स्थापना की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आरबीआई जो है इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा, कौन से अधिनियम या कौन से एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई, तो जो इसकी जो स्थापना हुई थी वो एक्ट था आरबीआई एक्ट। आरबीआई एक्ट 1934। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो कौन से एक्ट या कौन से अधिनियम के तहत हुई थी, तो आरबीआई एक्ट 1934 जो है उसके तहत हुई थी। चलिए, अब यहाँ से आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि आरबीआई जो है इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। ध्यान रखिएगा, आरबीआई का जो हेड क्वार्टर है प्रेजेंट टाइम पे आरबीआई का हेड क्वार्टर है मुंबई के अंदर। कहाँ पर है, मुंबई के अंदर है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर प्रेजेंट टाइम पे बोल रहा हूँ, यानी कि 1937 में के बाद से जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई के अंदर है। लेकिन इससे पहले जो है, यानी कि 1937 से पहले जो इसका हेड क्वार्टर था वो कोलकाता के अंदर था। कहाँ पे था, कोलकाता जो है वहाँ पर इसका हेड क्वार्टर था। 1937 के अंदर इसको मुंबई इसका हेड क्वार्टर बना दिया गया। चलिए, यहाँ पर एक सवाल जो है वो हमें और पता होना चाहिए कि कौन सी कमेटी जो है उसके तहत आरबीआई जो है इसकी स्थापना हुई थी, कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुई, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जॉन जॉन हिल्टन यंग कमीशन। जॉन हिल्टन, कई बार एग्जाम में क्या होता है, सीधा हिल्टन यंग कमीशन जो है, कमीशन के रिकमेंडेशन पे। इसके अलावा जो है आपको एक और रहेगा, मुद्रा और वित्त रॉयल कमीशन ऑन फाइनेंस एंड मॉनेटरी, मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन। इसके रिकमेंडेशन जो है, कमीशन, इनके रिकमेंडेशन पे जो है आरबीआई की स्थापना हुई थी। यानी कि ये कमेटी जो है ये इन कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ था। चलिए, बात यहाँ हो चुकी है, आरबीआई के बारे में बेसिक हमने जान लिया है। अब बात कर लेते हैं हम कि जब हेडक्वार्टर इसका मुंबई था, ठीक है, उस वक्त जो है इसके फर्स्ट गवर्नर थे, यानी कि आरबीआई के जो फर्स्ट गवर्नर थे, ओसबॉर्न स्मिथ। क्या नाम था, इनको बोला जाता है सर ओसबॉर्न स्मिथ। ये आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे। क्या है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई।
ओसबोर्न स्मिथ। ध्यान रखिएगा आरबीआई के ये जो गवर्नर थे ये कौन से गवर्नर थे, अंग्रेजी गवर्नर थे, अंग्रेजी गवर्नर थे। अगर अंग्रेजी गवर्नर की बात कर ले तो चलिए अब भारतीय गवर्नर की बात कर लेते हैं। भारतीय जो थे यानी कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर जो थे उनका नाम था सीडी देशमुख। क्या नाम बताया मैंने, सीडी देशमुख जो हैं ये पहले भारतीय इंडियन गवर्नर थे किसके, आरबीआई के, जिनका जो कार्यकाल रहा वो 1943 से 1949 तक इनका कार्यकाल रहा। ये पहले भारतीय गवर्नर थे आरबीआई के। बहुत अच्छे से आप समझ चुके होंगे। ध्यान रखिएगा सीडी देशमुख जो थे ये वो गवर्नर थे जब आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था, यानी कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन के समय जो गवर्नर थे, ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है उस वक्त कौन से गवर्नर थे, तो ध्यान रखिएगा जब आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था। अच्छा तो आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। 1 जनवरी 1949 को जो है आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था। ठीक है, उस वक्त जो गवर्नर थे वो भारतीय फर्स्ट गवर्नर सीडी देशमुख थे जिनका कार्यकाल रहा 1943 से 1949। और 1 जनवरी 1949 को जो है आरबीआई का जो है राष्ट्रीयकरण हुआ था। ध्यान रखिएगा राष्ट्रीयकरण क्या होता है, जिस यानी कि कोई भी बैंक जिसके अंदर गवर्नमेंट की हिस्सेदारी जो होती है वो 50% से ज़्यादा होती है वो क्या कहलाते हैं, नेशनलाइज्ड बैंक कहलाते हैं। तो आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 को। यहाँ तक आपको जो है बात समझ में आ चुकी है कि मोटी मोटी जो बात है यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। चलिए इसका जो प्रतीक चिन्ह है, आरबीआई का जो प्रतीक चिन्ह है, अगर प्रतीक चिन्ह की बात करें जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, प्रतीक चिन्ह की अगर बात करें तो प्रतीक चिन्ह होता है ताड़ का वृक्ष, ताड़ का वृक्ष। इसके अलावा एक और होता है रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा। यानी कि इसके प्रतीक चिन्ह क्या क्या हैं, ताड़ का वृक्ष है, इसके अलावा रॉयल बंगाल टाइगर जो है इसके प्रतीक चिन्ह है। चलिए आरबीआई में क्या होता है, एक गवर्नर होता है, चलिए बात समझ में आ गई। इसके अलावा एक तो हो गया इसमें गवर्नर, इसके अलावा ध्यान रखिएगा 4 होते हैं इसमें डिप्टी गवर्नर। डिप्टी गवर्नर जो है वो कितने होते हैं, 4। आरबीआई में एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होता है। चलिए अब आपका सवाल आ जाता है कि सर प्रेजेंट टाइम में है आरबीआई के जो 4 गवर्नर हैं, डिप्टी गवर्नर जो है उनके नाम बता दीजिए। चलिए आपका ये भी क्लियर कर देते हैं डाउट। पहला जो इसके गवर्नर हैं उनका नाम है एम राजेश्वर राज। क्या नाम है, राजेश्वर राव जो हैं। दूसरे जो हैं इसके एमडी पात्रा। थर्ड हैं इसके एमके जैन। और फोर्थ हैं इसके बीपी कानूनगो। चलिए एक गवर्नर जो है सर उसका नाम भी बता दीजिए। चलिए आपका ये भी क्लियर कर देते हैं कि वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर हैं, आरबीआई के प्रेजेंट जो गवर्नर हैं उनका नाम है श्री शक्तिकांत दास। बताइए सर ये कौन से नंबर के गवर्नर थे, तो ये भी आपका डाउट क्लियर हम कर देते हैं कि आरबीआई के प्रेजेंट जो गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास। ये 25वें गवर्नर थे, किसके, आरबीआई के 25वें गवर्नर थे। बहुत अच्छा, यहाँ तक आप लोगों का जो है डाउट क्लियर हो चुका हो। चलिए अब आपका सवाल आता है कि सर आरबीआई जो है इसके गवर्नर की जो नियुक्ति है वो कौन करता है। अब जो गवर्नर की नियुक्ति है, गवर्नर जो है इसकी नियुक्ति जो है वो कौन करता है, तो गवर्नर की नियुक्ति साहब ये करते हैं प्रधानमंत्री। कौन करते हैं, प्रधानमंत्री जो होते हैं, देश के जो प्रधानमंत्री हैं ये इसकी नियुक्ति करते हैं। चलिए अच्छा ये जो नियुक्ति करते हैं वो किसकी सलाह पे करते हैं, ऐसा भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री जो है गवर्नर की जो नियुक्ति करते हैं ये किसकी सलाह पे करते हैं, तो सलाह ये लेते हैं वित्त मंत्री की। चलिए वित्त मंत्री की जो है सलाह लेते हैं और गवर्नर की नियुक्ति होती है। चलिए रही बात यहाँ पर आगे कि वित्त मंत्री जो है, भारत के वित्त मंत्री का नाम भी क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे। तो भारत के प्रेजेंट टाइम पे जो वित्त मंत्री हैं उनका नाम है निर्मला सीतारमन।
यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। किसी तरह की कोई समस्या? आप बोल लो कि सर मेरे को गवर्नर अगर मैं बन जाता हूँ तो मुझे कितना पैसा मिलेगा। चलिए आपका ये वेतन जो है वो भी क्लियर कर देते हैं कि गवर्नर को जो है कितना पैसा प्रति माह मिलता है। तो देखिए साहब, गवर्नर का जो वेतन होता है वो पर माह जो होता है वो 2.5 लाख रुपए होता है पर माह। 2.5 लाख रुपए जो है गवर्नर को वित्त मिलता है। चलिए, कितने समय तक सर ये गवर्नर रहता है? ध्यान रखिएगा, इसका जो कार्यकाल होता है, इसका वेतन आप देख चुके हैं, कार्यकाल आप देखिए, कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। कितने वर्ष का कार्यकाल होता है? 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। सबसे ज़्यादा कार्यकाल जो है, जो गवर्नर पद पे रहा, सर क्या उनके बारे में बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। चलिए हम स्लाइड चेंज कर लेते हैं, उसके बाद में आप देखिए। अगला, मैंने आपको बताया कि जो गवर्नर है, ठीक है, उसका वेतन कितना हो रहा है? वेतन सर 2.5 लाख रुपए है। बहुत बढ़िया। अगर मैं गवर्नर बनना चाहूँ तो गवर्नर की नियुक्ति कौन करेगा? गवर्नर की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। चलिए, कार्यकाल कितना होता है सर जी? कार्यकाल जो है इसका वो होता है 3 वर्ष। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का होता है। कोई इससे ज़्यादा रह सकता है? बिल्कुल रह सकता है। कोई इससे कम रह सकता है? बिल्कुल रह सकता है। तो सबसे जो बड़ा जो कार्यकाल था, सबसे कम समय का देख लेते हैं पहले, जिनका कम समय कार्यकाल रहा, और सबसे ज़्यादा समय तक जो रहे उनके बारे में देख लेते हैं। चलिए सर, मैं जानना चाहता हूँ कि सबसे कम जो है समय का कार्यकाल किसका रहा? तो उनका नाम था अमिताभ घोष। अमिताभ घोष जो है, जिनका मात्र जो कार्यकाल रहा वो कितने दिन का रहा? 20 दिन का कार्यकाल रहा। कितने दिन का कार्यकाल रहा? 20 दिन का कार्यकाल रहा। अच्छा, अमिताभ घोष जो थे वो कौन से गवर्नर थे? ये 16वें गवर्नर थे। कि कौन से गवर्नर थे? 16वें गवर्नर थे। अच्छा सर, हमें ये बता दीजिए कि सबसे ज़्यादा समय जो है कार्यकाल किनका रहा? बिल्कुल, इसको भी क्लियर कर देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका नाम था बेनेगल। इनका नाम क्या था? बेनेगल रामा राव। रामा राव जो है, इनका कार्यकाल जो है कितने वर्ष का रहा? इनका कार्यकाल रहा 7 वर्ष और 197 दिन का। बहुत लंबा कार्यकाल रहा इनका। अच्छा, आप ये जो कार्यकाल का जो समय है ये कब से कब तक रहे? तो आप ये भी क्लियर कर लीजिए कि 1 जुलाई 1949 से 14 जनवरी 1957 जो है, ये बेनेगल रामाराव जो है उनका कार्यकाल रहा। चलिए, प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? प्रेजेंट टाइम के गवर्नर जो है उनका नाम है शक्तिकांत दास। कौन से गवर्नर हैं? ये 25वें गवर्नर हैं। इनकी नियुक्ति किसने की? प्रधानमंत्री ने की। किसकी सलाह पे की? वित्त मंत्री की सलाह पे की। चलिए, वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन है। बात क्लियर हो चुकी होगी। 3 वर्ष का कार्यकाल, 2.5 लाख रुपए वेतन। चलिए, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम जो है कुछ जो गवर्नर रहे थे, जिनमें से सबसे जो मैं याद करता हूँ जिनको गवर्नर, वो है हमारे मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी जो हैं, ये भारत के क्या रहे? गवर्नर रहे। एकमात्र ऐसे गवर्नर रहे जो कि प्रधानमंत्री बने। मनमोहन सिंह जी जो हैं एकमात्र ऐसे गवर्नर रहे जो कि प्रधानमंत्री बने। इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। ये क्या रहे? गवर्नर रहे जो कि प्रधानमंत्री भी बने। समझ गए बात को? ऐसे गवर्नर जो कि प्रधानमंत्री बने। इसके अलावा क्या है? ये वित्त मंत्री भी रहे। आपसे ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से गवर्नर हैं जो कि वित्त मंत्री भी रहे? उनका नाम क्या था? मनमोहन सिंह जी। बात समझ पा रहे हैं? ऐसा आपसे सवाल पूछा जा सकता है। आगे बढ़े। चलिए, सवाल अब ये है मेरा कि सर जो 1 रुपये का नोट है, 1 रुपये का जो नोट है, इस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपये का जो नोट है, इस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं?
बहुत सिंपल सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस पर जो हस्ताक्षर होते हैं वो होते हैं वित्त सचिव के, वित्त सचिव जो है उसके हस्ताक्षर होते हैं। चलिए, 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी के जो नोट हैं वो कौन जारी करता है? 1 रुपये के नोट को छोड़ के बाकी के जो भी नोट जारी करता है वो कौन करता है? आरबीआई जारी करता है। 1 रुपये के नोट को छोड़ के बाकी के जितने भी नोट हैं उनको कौन जारी करता है? उनको जारी करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आरबीआई जो है उस नोट को जारी करता है। चलिए, नोट कहाँ पर छपते हैं? तो देवास जो प्रेस नोट है जो कि कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है, देवास प्रेस नोट जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश जो है वहाँ पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसी टर्म्स जो कि आपको पता होनी चाहिए, ये जो है आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि रेपो रेट जो है ये क्या होती है? रेपो रेट जो है वो क्या होती है? ध्यान रखिएगा, रेपो रेट जो होती है, आरबीआई जब जिस रेट पर, आरबीआई जो है जिस रेट पर बैंकों को पैसा देता है, ध्यान रखिएगा, जिस रेट पर, जिस इंटरेस्ट रेट पे जो है आरबीआई जो है बैंकों को पैसा देती है वो कहलाती है आपकी रेपो रेट। प्रेजेंट टाइम पे जो रेपो रेट की बात करें, जिसको आरबीआई ने कितना परसेंट का रखा है? 4% का रखा है। ठीक है, रेपो रेट जो है क्या होती है कि जिस रेट पे आरबीआई जो है बैंकों को पैसा देती है वो क्या कहलाती है? आपकी रेपो रेट होती है। ठीक है, एक होती है आपकी ट्रिपल आर, रिवर्स रेपो रेट, यानी कि जिस रेट पर आरबीआई जो है बैंकों से पैसा लेती है, किससे पैसा लेती है? बैंकों से जो पैसा लेती है वो कहलाती है रिवर्स रेपो रेट होती है। रिवर्स रेपो रेट की अगर बात करें तो आरबीआई ने प्रेजेंट टाइम पे उसको बरकरार रखा है, 3.35% जो है वो रिवर्स रेपो रेट यहाँ पर आरबीआई ने जो है बरकरार करके रखी है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आरबीआई ने जो भी 2021 और 22 के लिए जो है जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है, जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है अनुमानित, वो डिसाइड जो की है वो किया है 10.5% जो है ये आरबीआई का अनुमान है, इतना जीडीपी का ग्रोथ रेट रहेगा। अच्छा, आपका सवाल आ जाता है कि सर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? चलिए ये भी डिस्कस कर लेते हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में बता दीजिए सर। बिल्कुल हिंदी में भी लिख लीजिए, सकल घरेलू उत्पाद। होता क्या है सर? बिल्कुल ये भी क्लियर कर लीजिए क्या होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी जो है क्या होता है। देखो, किसी भी निश्चित जो कोई वर्ष चल रहा है, इस वर्ष में किसी भी राष्ट्र के द्वारा, किसी भी देश के द्वारा जो उत्पादित जितनी भी वस्तुएं होती हैं या जो सेवाएं होती हैं, ठीक है, उनके कुल मूल्य को क्या बोला जाता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। एक चीज यहाँ पे कम रह गई थी कि रेपो रेट जान लिया, रिवर्स रेपो रेट जान लिया, एक बैंक रेट जो होता है इसके बारे में भी आज जान लीजिए। बैंक रेट जो है इसके बारे में भी आप जान लीजिए। बैंक रेट जो है वो निर्धारित किया हुआ है 4.25%। कितना? 4.25%, यानी कि आरबीआई जो है विदेशी मुद्रा भंडार जो है उसको कंट्रोल में रखता है। ठीक है, और इसके अलावा एमएसएफ जो है, ठीक है, आरबीआई ने एमएसएफ जो है इसकी रेट भी कितनी निर्धारित की हुई है? 4.25% जो है निर्धारित की हुई है। अच्छा सर ये क्या होती है? चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। ये होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आरबीआई विदेशी मुद्रा जो भंडार है उसको कंट्रोल में रखता है। भारत में मुद्रा की आपूर्ति जो होती है उसको कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई करता है। कैसे करता है उसको समझिए। अगर
आरबीआई को पता चलता है कि लोगों के पास में पैसा नहीं है, तो वो क्या है, आरबीआई बैंकों को पैसा देता है। ठीक है, जब बैंकों को, आरबीआई को लगता है कि लोगों के पास में पैसा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उस कंडीशन में क्या करता है, इस मुद्रा की जो आपूर्ति, इसको कंट्रोल करने के लिए वो रिवर्स रेपो रेट जो है उसको बढ़ा देता है। इसलिए बैंक जो है बेनिफिट के लिए अपना पैसा जो है आरबीआई को दे देते हैं, ताकि सिक्योर रहे और उनको जो है अच्छा यहाँ पर बेनिफिट मिले। चलिए, और क्या है जो कि हमें पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई ने जो है बैंकिंग लोकपाल योजना जो है वो शुरू की। बैंकिंग लोकपाल योजना, आपसे सवाल ऐसा आता है कि बैंकिंग लोकपाल योजना किसने शुरू की। बैंकिंग लोकपाल योजना जो है ये किसने स्टार्ट की थी, ये आरबीआई ने स्टार्ट की। बहुत बढ़िया, अब तक जितना भी सारा कुछ है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से जो है इसको समझ रहे होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट एक दो क्वेश्चन जो है वो आपको और पता होने चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो है हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, एक आपके सामने सवाल आता है, हमने रेपो रेट के बारे में जाना, रिवर्स रेपो रेट के बारे में जाना, बैंक रेट जो है उसके बारे में भी हमने देख लिया। इसके अलावा MSF यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है उसके बारे में जान लिया। थोड़ा सा मैं आपके माइंड में फिर से तरोताज़ा करने के लिए रिवर्स रेपो रेट को बता देता हूँ कितना परसेंट है। 4% बरकरार करके रखा हुआ है। रिवर्स रेपो रेट कितनी है सर, ये 3.35% जो है आरबीआई ने का रखा है। बैंक रेट कितना का रखा है, 4.25% का रखा है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज रेट जो है वो कितना है, 4.25% किया हुआ है। यहाँ तक क्लियर है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं किसके बारे में, SLR के बारे में। इसके बारे में SLR के बारे में। SLR जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले ये इसको देख लीजिए। सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या होता है कि जिस दर पर बैंक अपना पैसा सरकार के पास रखती है, ध्यान रखिएगा कि जिस रेट पर जो है गवर्नमेंट जो है, यानी कि जो बैंक जो है अपना पैसा किसके पास में रखती है, सरकार के पास रखती है, उसको बोलते हैं SLR। यानी कि इससे क्या होता है कि नकदी की जो लिक्विडिटी है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, एक होती है CRR होती है जिसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो होता है, इसके तहत होता है कि देश में जितना भी में जो लागू जो बैंकिंग जो नियम है, जो कानून है, उसके तहत क्या होता है, हर बैंक को क्या करना पड़ता है कि अपनी कुल जो नकदी है, ठीक है, उसका कुछ हिस्सा किसके पास में रखना पड़ता है, आरबीआई के पास में रखना पड़ता है। ठीक है, अब आरबीआई के पास में होता है, ठीक है, तो ये जो अमाउंट रखा होता है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, हिंदी में जो है ध्यान रखिएगा इसको बोलते हैं नगद आरक्षित अनुपात, जो कि बैंकिंग कानून के तहत जो है हर बैंक को किसके पास में रखना पड़ता है, आरबीआई के पास में रखना पड़ता है। चलिए, अब थोड़ा सा ध्यान में आपकी तरफ करना चाहूँगा, यहाँ पे नोट आपके पास में होंगे, अभी आपकी जेब में भी होंगे। कौन से नोट पर कौन सा चिन्ह होता है, जो ऐतिहासिक स्थल हैं उनके फोटो छिपे हुए हैं। तो ध्यान रखिए कि 10 रुपये का जो नोट है, 10 रुपये का जो नोट है उसके ऊपर जो है किसका फोटो लगा होता है, उसके ऊपर फोटो लगा होता है कोणार्क जो है, कोणार्क जो सूर्य मंदिर है उसका फोटो आपको देखने को मिलेगा। सर बता पाएंगे कि 50 रुपये के नोट पे किसका होता है, ध्यान से आप भी बता सकते हैं, कमेंट में बोल सकते हैं। 50 रुपये का जो नोट है इसके ऊपर आपने देखा होगा कि जो कर्नाटक जो है, कर्नाटक का हम्पी का जो रथ है उसका फोटो आपको देखने को मिलेगा। अगर 100 रुपये के नोट की अगर हम बात करें तो 100 रुपये के जो नोट हैं इसके ऊपर रानी का बाव जो है उसका फोटो देखने को मिलेगा। वहीं अगर 200 रुपये के नोट की अगर हम बात करें तो 200 रुपये का जो नोट है इसके ऊपर सांची का जो स्तूप है उसका फोटो आपको देखने को मिलेगा।
500 रुपये के अगर नोट की बात करें, 500 रुपये के जो नोट हैं उसमें दिल्ली का जो लाल किला है उसका फ़ोटो देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें सबसे बड़े नोट 2000 रुपये के नोट की बात, तो उस पर जो फ़ोटो देखने को मिलता है वो किसका मिलता है, मंगलयान का। उम्मीद करता हूँ कि आरबीआई से रिलेटेड आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कवर हो चुके होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप वीडियो देखते तो हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। बाकी हमारी एप्लीकेशन या टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक दिया होगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसी तरह से प्यार और स्नेह बनाए रखिएगा।